दोस्तों एवोल्यूशन डिनाइड्स की भी अपनी एक अलग दुनिया है। इस दुनिया में है मिस इन्फॉर्मेशन, सूडो साइंस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड बहुत सारा फेथ। ये वो लोग हैं जो साइंस की वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी से सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो थ्योरी इनके रिलीजियस बिलीफ्स को चैलेंज करती है और इसीलिए ये इस थ्योरी को किसी भी तरह से गलत साबित कर देना चाहते हैं। पर साइंस की किसी थ्योरी पर सवाल उठाना या उसके लिए स्केप्टिक होना कोई गलत बात नहीं है। इनफैक्ट साइंस तो काम ही ऐसे करता है। बट एक्चुअल में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर इनका जो स्केप्टिसिज्म है या क्रिटिसिज्म है वो किसी नॉलेज पर बेस्ड नहीं है बल्कि फेथ पर बेस्ड है। अब जैसे आज जिस क्रिएटर की वीडियो का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ वो हिंदुइज्म के एक सेक्ट इस्कॉन से ताल्लुक रखते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन वैदिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन में बिलीव करती है और ऐसा मानती है कि इंसान करोड़ों साल से ऐसे ही इस धरती पर मौजूद है, जबकि मॉडर्न साइंस कहती है कि हम इंसान यानी मॉडर्न ह्यूमन अभी कुछ 2 लाख साल पहले ही इवॉल्व हुए हैं और बस इसलिए इनको साइंस की इस थ्योरी से दिक्कत है। इसको गलत साबित करने के लिए इन्होंने 16 मिनट का एक वीडियो बनाया है। तो चलिए दोस्तों फिर देर ना करते हुए मैं इनके इस वीडियो का पॉइंट बाय पॉइंट एनालिसिस करता हूं और देखता हूं कि जो सबूत और आर्गुमेंट्स इन्होंने एवोल्यूशन के अगेंस्ट में दी हैं वो कितनी सही है। वीडियो के स्टार्टिंग में इन्होंने पूर्व पक्ष रखा है जिसमें बताया है कि मॉडर्न साइंस क्या कहती है, तो वो तो हम सबको पता ही है। तो चलिए सीधे हम उस पार्ट से शुरू करते हैं जहां से ये सबूत देना शुरू करते हैं। तो पहला क्लेम जो उनकी तरफ से आता है वो है हैप्पीसबर्ग फुटप्रिंट्स को लेकर। जरा सुनते हैं ये क्या कहते हैं। मई 2013 में हैप्पीसबर्ग यूनाइटेड किंगडम में आर्कियोलॉजिस्ट को करीबन 50 जितने फुटप्रिंट्स मिले। डेटिंग करने पर यह पाया गया कि ये फुटप्रिंट्स कम से कम 8.5 लाख साल पुराने हैं और इनकी साइज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से एग्जैक्ट मैच हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि यूरोप में 8.5 लाख साल पहले ह्यूमन फुटप्रिंट कैसे आए, जबकि यूरोप में मॉडर्न ह्यूमन ही 40,000 साल पहले पहुंचा है। तो दोस्तों असल में ये फुटप्रिंट मॉडर्न ह्यूमन के हैं ही नहीं। अगर इन भाई साहब ने थोड़ी सी वीडियो बनाने से पहले रिसर्च कर ली होती तो इनको पता चल जाता कि किसी भी रिसर्चर ने इन्हें मॉडर्न ह्यूमन यानी होमो सेपियंस के फुटप्रिंट्स नहीं बताया है। इंटरनेट पर मौजूद एक पीर रिव्यूड रिसर्च पेपर के मुताबिक ये फुटप्रिंट एक अर्ली होमो स्पीसी होमो एंटेसेसर के हैं, जो कि यूरोप में एक समय पर पाई जाने वाली एक होमो स्पीसी थी जो कि काफी समय पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। असल में साइंस जब कहता है कि इंसान 2 लाख साल पहले वजूद में आए थे तो वो मॉडर्न ह्यूमन की बात कर रहा होता है जिसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है। पर हमसे पहले एंड इवन हमारे इवॉल्व होने के काफी समय बाद तक भी इंसानों की कई प्रजातियां यानी स्पीशीज इस धरती पर मौजूद थी, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो हिंडेलबर्गेंसिस, होमो डेनोसोवियंस, होमो निएंडरथल्स वगैरह। तो ये फुटप्रिंट एक ऐसी ही स्पीशी होमो एंटेसेसर के हैं, ना कि मॉडर्न ह्यूमन के। इसी तरह आगे एक सेट ऑफ फॉसिल बोन्स को लेकर ये क्लेम करते हैं कि ये हैंड बोन्स मॉडर्न ह्यूमंस के, जबकि रिसर्चर्स ने इन हैंड बोन्स की एज 18.5 लाख साल बताई। साल 2015 में ईस्ट अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉर्ज में मॉडर्न ह्यूमंस से मैच करता एक हैंडबोन मिला। ये डिस्कवरी टॉप मोस्ट साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश हुई थी। इस छोटे से हैंडबोन फॉसिल की डिस्कवरी ने साइंटिफिक कम्युनिटी में कई विवाद छेड़ दिए क्योंकि ये हैंडबोन कम से कम 18.5 लाख साल पुराना था। दोस्तों यहाँ पर भी ये भाई साहब वही गलती कर रहे हैं जो कि इन्होंने पहले की थी। किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं कहा गया है कि ये हैंडबोन मॉडर्न ह्यूमन की है। इंटरनेट पर नेचर का एक आर्टिकल मौजूद है जिसे इन भाई साहब ने भी अपनी वीडियो में शो किया है, पर अफसोस उसे इन्होंने पढ़ा नहीं। इस आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये बोन्स मॉडर्न ह्यूमन की। ये आर्टिकल असल में इस बात को डिस्कस करता है कि 18 लाख साल पहले ऐसी बोन्स का मिलना जो कि मॉर्फोलॉजिकली मॉडर्न ह्यूमन हैंड बोन से काफी सिमिलर है। ये बताता है कि मॉडर्न ह्यूमन बॉडी के कुछ मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ह्यूमन एवोल्यूशन की काफी अर्ली स्टेज में इमर्ज होने लगे। आगे फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को पुराना साबित करने के लिए एक और सबूत देते हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका में मौजूद एक आर्कियोलॉजिकल साइट को कोट करते हुए क्लेम करते हैं कि वहां जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो अर्थ की उस स्ट्राटा में मिले हैं जिसमें 18 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके फॉसिल्स मिले और इसीलिए मॉडर्न ह्यूमंस 18 लाख साल पहले भी मौजूद थे। अमेरिका के ओक्लाहोमा स्टेट के हॉलोमन ग्रेवल पीट साइट पे एरोहेड्स मिले जो अर्थ के उस लेयर में दबे हुए थे जिसमें से 18 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। तो दोस्तों ये सही है कि हॉलोमन ग्रेवल पिट साइट पर कुछ आर्टिफैक्ट्स वाकई में कुछ पुराने फॉसिल्स के साथ मिले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्न ह्यूमन भी उस टाइम पर एग्जिस्ट करता था। इस बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा का एक पुराना रिसर्च आर्टिकल मौजूद है जो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है। यह आर्टिकल बताता है कि जहां ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो एक रिवर बेड है और जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर जब फ्लो करती है तो वो कई बार अपने तेज फ्लो की वजह से किनारों को काट देती है। इस स्ट्राटा में पुरानी और नई दोनों लेयर्स मौजूद होती हैं। नई लेयर्स ऊपर की तरफ होती हैं और पुरानी नीचे की तरफ। जब ये लेयर्स टूटकर नदी में गिरती हैं तो दोनों लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और जो कि बाद में रिवर बेड में डिपॉजिट के रूप में जमा होती जाती हैं। और जी हाँ, यही वजह है हॉलोमैन ग्रेवल पिट साइट में
ओल्ड फॉसिल्स के साथ मिलने वाले ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स की। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये भाई साहब अब कौन सा सबूत देने वाले हैं। बाद में ऐसे ही एरोहेड्स अमेरिका के फॉल्सम न्यू मैक्सिको में भी जमीन में 17,000 फीट की गहराई से मिले थे। 17,000 फुट की गहराई में, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 5 किलोमीटर की गहराई। अब क्या ही बोलूं इस पर। 5 किलोमीटर गहरा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किसने कराया, कब कराया, कहां कराया, भाई मुझे तो नहीं पता। आपको पता लगे तो भाई मुझे भी बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी के रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी स्टॉप्स ने वाल्टन नेस के रेड क्रेक फॉर्मेशन में एक शेल डिस्कवर किया। इस शेल पर डिस्टिंक्टली ह्यूमन फेस कार्व किया गया था। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट के हिसाब से वो रेड क्रेक लेट प्लायोसिन के दौरान फॉर्म हुआ था, यानी आज से करीबन 26 से 30 लाख साल पहले। ओके, तो दोस्तों इस क्लेम की सारी सच्चाई बैड आर्कियोलॉजी नाम की इस वेबसाइट पर मौजूद है, जो ये बताती है कि पहली बात तो हेनरी स्टॉपेस कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर थे। और यहाँ जिस शेल की बात की जा रही है वो शेल उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि उनके एक कलेक्टर फ्रेंड ने उन्हें दिया था। उनके फ्रेंड का ऐसा कहना था कि उसे ये फॉसिल इंग्लैंड में वॉल्टन ऑन द नेज में मौजूद रेड क्रेग में मिला था, जो कि लेट पाइलोसीन एरा में फॉर्म हुई थी। 1881 में हेनरी ने इसे ब्रिटिश एसोसिएशन की यॉर्क मीटिंग में पेश किया था, ये कहते हुए कि इससे साबित होता है कि 20 लाख साल पहले भी इंग्लैंड में मॉडर्न ह्यूमन मौजूद थे। पर एसोसिएशन के मेंबर्स ने इसे सीरियसली नहीं लिया, यहाँ तक कि इसे बकवास बताया और उनके ऐसा करने की वजह थी। पहली बात तो ये रेड क्रेग में ही मिला था। इसको साबित करने के लिए उनके दोस्त की जुबान के अलावा और कुछ भी नहीं था। अगर ये वास्तव में रेड क्रेग की पाइलोसीन एरा की डिपॉजिट में ही मिला था तो भी सवाल था कि क्या वो एक अनडिस्टर्ब्ड लेयर थी या फिर वो किसी लूज रॉक के ढेर में मिला था। अगर लूज रॉक में था तो फिर इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि ये बाद में वहां गिर गया हो। एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांसिस वेबबेन स्मिथ का कहना था कि इस तरह के शेल्स मेडिवल पीरियड के पेलिग्रम्स अपने कपड़ों पर लगाया करते थे। इसके सिरे पर मौजूद छेद भी यही सजेस्ट करता है कि इसे किसी कपड़े पर टांका गया होगा और इसीलिए ये रिसेंट एरा का है, ना कि इतना पुराना। आगे फिर ये बताते हैं कि इंग्लैंड में ही फॉक्सहोल नाम की जगह पर रेड क्रेग में ही डॉक्टर रॉबर्ट कॉलियर को एक ह्यूमन लाइक जॉ मिला था। वाल्टन नेस से 40 माइल की डिस्टेंस पर फॉक्सहॉल नाम की जगह में उसी रेड क्रेक फॉर्मेशन से डॉक्टर रॉबर्ट कॉलियर ने मॉडर्न ह्यूमन जॉ डिस्कवर किया। दोस्तों इस जॉ की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी यहाँ पर बताई गई है। इस जॉ को डॉक्टर रॉबर्ट कॉलियर ने नहीं खोजा था, बल्कि ये उनके पास कई हाथों से होता हुआ पहुंचा था। बैड आर्कियोलॉजी नाम की वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये जॉ असल में 1855 में एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर को कॉप्रोलाइट यानी फॉसिलाइज्ड एनिमल फीसेस के एक ढेर में मिला था। ये माल आया था फॉक्सहोल नाम की जगह में मौजूद एक गड्ढे से। इससे अज्यूम किया गया कि ये जॉ भी वहीं से आया होगा। बाद में कई हाथों से होता हुआ लास्ट में ये डॉक्टर रॉबर्ट कॉलियर के पास पहुंच गया था। अगर हम ये भी मान लें कि ये जॉ वास्तव में रेड क्रेग में मौजूद गड्ढे से ही मिला होगा, तो भी केवल इस बेसिस पर इसे पाइलोसीन एरा का नहीं माना जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि हो सकता है ये खुदाई के दौरान किसी ग्रेव से निकलकर गड्ढे में गिर गया हो, क्योंकि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थॉमस हेनरी हक्सले का कहना था कि देखने में भी ये किसी रेड क्रेग में मिलने वाले फॉसिल्स जैसा नहीं लग रहा था। बहरहाल ये जॉ पिछले 150 सालों से लापता है, तो इस पर फर्दर किसी भी रिसर्च की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आगे फिर ये साउथ अमेरिका के मिरमार अर्जेंटीना में मिली टॉक्सोडोम बोन के बारे में बताते हैं, जिसे कार्लोस एमेगिनो ने डिस्कवर किया था। 1915 में साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में मिरामार लोकेशन पर कार्लोस एमेगिनो ने एक इंटरेस्टिंग बॉन की डिस्कवरी की थी। ये बॉन टॉक्सोडोन नाम के एक्सटिंक्ट मैमल के पांव का था। इस बॉन की इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस बॉन में एक एरो हिट होने से बना छेद था। इस छेद के मेजरमेंट से ये श्योर था कि उस टॉक्सोडॉन को एरो से हिट किया गया है। टॉक्सोडॉन का वो बॉन अर्थ के छप्पड़ मलालन फॉर्मेशन में मिला था और जियोलॉजिस्ट के अनुसार वो फॉर्मेशन कम से कम 32 से 40 लाख साल पहले क्रिएट हुई थी। दोस्तों कार्लोस एमेगिनो एक इंटरेस्टिंग एंड कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी थे। उनका ऐसा मानना था कि ह्यूमन समेत सभी मैमल्स का ओरिजिन साउथ अमेरिका में हुआ था। आई डोंट नो उनको ये आइडिया कहां से आया, पर वो पूरी लाइफ इसे साबित करने में लगे रहे। उनके इस वर्क को उस टाइम पर कई आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रॉस चेक किया था और सबका यही कहना था कि फॉसिल्स की एज को लेकर वो गलत है, और ये बाद में साबित भी हुआ। कुछ ह्यूमन स्कल्स जिनको वो लाखों साल पुराना बताया करते थे, वो मात्र 200 से 10,000 साल पुराने थे। यहाँ तक कि जिस स्कल को वो सबसे पुराना बताया करते थे, वो सिर्फ 250 साल पुराना निकला। असल में होता क्या है कि दुनिया में किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वालों के कुछ अपने बाइसेस होते हैं। हर कोई चाहता है कि वो जिस जगह पर पैदा हुआ है वो कुछ खास हो, और इसीलिए ह्यूमन ओरिजिन को लेकर जब तक कोई एस्टैब्लिश थ्योरी नहीं आई थी, तब तक दुनिया में हर जगह के लोग यही सोचते थे कि इंसान का ओरिजिन उसी के देश में हुआ है। पर आज अफ्रीकन ओरिजिन एक एस्टैब्लिश थ्योरी है जिसके फेवर में हजारों सबूत है।
पुराने टाइम में आर्कियोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी की आज है। आज हमारे पास काफी प्रिसाइज डेटिंग मेथड्स हैं जो कि पास्ट में नहीं थे, और इसीलिए उस टाइम पर आर्कियोलॉजी भी खासकर डेट्स को लेकर कई बार काफी गलत हो जाती थी। और एंशिएंट ह्यूमन ओरिजिन के जितने भी क्लेम्स हैं वो सभी के सभी या तो पुरानी आर्कियोलॉजी से किए जाते हैं या फिर मॉडर्न आर्कियोलॉजी को मिस इंटरप्रेट करके किए जाते हैं। और इस वीडियो में आप इन भाई साहब को दोनों ही तरह के क्लेम्स करते हुए देख सकते हैं। इवन जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करते हैं उन्होंने तो अपने बाइसेस को साबित करने के लिए एक पूरी किताब पब्लिश करा रखी है। इन्होंने भी अपने कुछ क्लेम्स वहीं से उठाए हैं। बुक का नाम है फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। इसे लिखा है माइकल क्रेमो और रिचर्ड थॉमसन ने। इसमें ऐसे ही तमाम कंट्रोवर्शियल डिस्कार्डेड ओल्ड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का हवाला देकर ह्यूमन ओरिजिन को करोड़ों साल पुराना साबित करने की कोशिश की गई। इस किताब को तमाम साइंटिस्ट क्रिटिसाइज कर चुके हैं इसके सूडो साइंटिफिक क्लेम्स को लेकर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके क्रिटिसिज्म में पूरे 20 पेज का रिव्यू आर्टिकल मिल जाएगा, जिसमें जो वोडेक एंड डेविड ऑल्डेरॉयड लिखते हैं कि फॉरबिडन आर्कियोलॉजी क्रिएशनिज्म का एक नया ब्रांड पेश करती है जो कि वैदिक बिलीफ्स पर बेस्ड है। क्रेमो एंड थॉमसन के लिए पुराने एविडेंसेस ज्यादा मायने रखते हैं बजाय नए और बेहतर एविडेंसेस के। वो पुराने एविडेंसेस की कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि आर्ग्यू करते हैं कि पुराने एविडेंसेस को जानबूझकर रीइंटरप्रेट किया गया ताकि ह्यूमन ओरिजिन को रीसेंट साबित किया जा सके, जबकि पुराने एविडेंसेस का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। इनमें से ज्यादातर को बाय एक्सीडेंट किसी अमेच्योर ने खोजा था, और इसीलिए जो डेट्स इनके साथ असाइन की गई हैं वो सवालों के घेरे में आ जाती हैं। आगे फिर ये रिसेंट डिस्कवरी को लेकर एक और क्लेम करते हैं। आइए जरा सुनते हैं। 1979 में ईस्ट अफ्रीका के टांजानिया में लियोटोली लोकेशन पर 33.5 लाख साल पुराने सॉलिडिफाइड वॉल्केनिक लेयर्स में फुटप्रिंट्स का ट्रेल मिला जो मॉडर्न ह्यूमंस के फुटप्रिंट से एग्जैक्ट मैच हो रहा था। अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर। दोस्तों, लेटोली फुटप्रिंट्स को अगर आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम रिसर्च आर्टिकल्स इस बारे में मिल जाएंगे, जिनमें से एक तो नेचर जैसे प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश हुआ है। इनमें से किसी भी आर्टिकल में इन फुटप्रिंट्स को मॉडर्न ह्यूमन से एसोसिएट नहीं किया गया है। कुछ आर्टिकल्स की हेडलाइन में जरूर आपको लिखा मिलेगा अर्ली ह्यूमंस, पर अगर आप उस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो वहां अर्ली ह्यूमन का मतलब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जैसे होमिनिन्स से है, ना कि मॉडर्न ह्यूमन से। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से लेकर मॉडर्न ह्यूमन तक जितनी भी स्पीशीज हैं उन सबको हम होमिनिन्स में कैटेगराइज करते हैं। और होमिनॉइड एक बड़ा ग्रुप है जिसमें ह्यूमन समेत सभी ग्रेट एप्स जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस दिखने में ह्यूमन के बजाय चिंपैंजी के ज्यादा करीब लगता है, पर फिर भी उसे होमिनिन्स में कैटेगराइज किया गया है क्योंकि उसमें ह्यूमन में पाई जाने वाली एक खासियत है, और वो है बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर चलना। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के फुटप्रिंट्स को भी अर्ली ह्यूमन फुटप्रिंट कहा जाता है। आगे फिर ये दोबारा ओल्ड आर्कियोलॉजी में चले जाते हैं जिसमें ऑफिर स्कल एंड टोलोमन आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं। 19th सेंचुरी में अमेरिका के नेवाडा स्टेट के ऑफायर सिल्वर माइन से ह्यूमन स्कल मिला जो मॉडर्न ह्यूमन से मैच करता था। माइन के जिस लेयर में वो स्कल मिला था वो लेयर जियोलॉजिस्ट के अनुसार कम से कम 1,40,00,000 साल पुराना था। 19th सेंचुरी में कैलिफोर्निया के टॉलोमन टेबल माउंटेन में जब माइनर्स गोल्ड माइनिंग के लिए डिगिंग कर रहे थे तब उनको ह्यूमन बोन्स और आर्टिफैक्ट मिले। ये एंटिक्विटीज अर्थ के इयोसिन लेयर में मिले थे, जो इंडिकेट करता है कि वे ह्यूमन बोन्स और आर्टिफैक्ट करीबन 5 करोड़ साल पुराने हैं। ये दोनों आर्कियोलॉजिकल क्लेम्स भी बहुत कंट्रोवर्शियल हैं और आज कोई भी मेन स्ट्रीम रिसर्चर इन फाइंडिंग्स से एग्री नहीं करता। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओल्ड आर्कियोलॉजी में डेटिंग को लेकर गलतियों की एंड इवन फॉर्जरी की भी काफी गुंजाइश होती थी। पास्ट में इस तरह की कई फॉर्जरीज को पकड़ा जा चुका है, जैसे कि एक बहुत फेमस केस है पिलटाउन मैन का, जो कि आपने जरूर सुना होगा। एक ऐसा ही केस है कैलावेरा स्कल का, जिसे पाइलोसीन स्कल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कल भी ऑफिर स्कल की ही तरह कैलिफोर्निया की एक माइन में मिला था, जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा था कि मॉडर्न ह्यूमंस नॉर्थ अमेरिका में आज से 20 लाख साल पहले मौजूद थे। बाद में पता चला कि इसे इंटेंशनली प्लांट किया गया था, और ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस। आगे फिर ये क्यूबन अंडरवाटर फॉर्मेशन की बात करते हैं और सीधे ही ये क्लेम कर देते हैं कि वहां पर एंशिएंट सिटी का स्ट्रक्चर मिला है। 2014 में नॉर्थ अमेरिका के क्यूबा से 250 माइल्स डिस्टेंस पर समुद्र में 3000 मीटर की गहराई पर सोनार इमेजिंग से एक एंशिएंट सिटी का स्ट्रक्चर मिला। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार अर्थ का वो हिस्सा करीबन 19.5 करोड़ साल पहले ज्यूरासिक पीरियड के दौरान
ड्राई लैंड हुआ करता था। पर दोस्तों हकीकत सिर्फ इतनी है कि पानी के नीचे एक स्ट्रक्चर का पता चला है, और वो भी किसी कैमरे से नहीं बल्कि सोनार इमेजरी के थ्रू। यानी एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर कैसा है उसे किसी ने भी नहीं देखा है, बल्कि सोनार के थ्रू जो डेटा हमें मिला है उससे हमने ये इंटरप्रेट किया है कि वहां पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसमें कुछ स्मूथ ब्लॉक्स हैं, कुछ सर्कुलर ब्लॉक्स हैं और कुछ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म हुए हैं या मैन मेड है, इस बारे में अभी श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के एक्सप्लोरर जिन्हें टाइटैनिक का मलबा डिस्कवर करने के लिए जाना जाता है, उनका इसको लेकर कहना था कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी सोनार इमेजेस देखी और ये किसी इंक के धब्बे को देखने जैसा होता है। कई बार आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इस स्ट्रक्चर की कुछ 3D इमेजेस भी आपको ऑनलाइन दिख जाएंगी, जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एंशिएंट सिटी वहां पर मौजूद हो, पर असल में इस जगह का 3D मेजरमेंट अभी तक नहीं किया गया है। जो इमेजेस इंटरनेट पर आपको दिखती हैं वो 2D सोनार इमेजेस के डेटा को कंप्यूटर में डालकर बनाई गई हैं, और इसीलिए इन इमेजेस में जो दिख रहा है वो हकीकत से बहुत दूर भी हो सकता है। 2001 में इसकी डिस्कवरी के बाद से 2004 में लास्ट बार इस जगह को इन्वेस्टिगेट किया गया था। तब से अब तक इसको लेकर सिर्फ न्यूज में ही चर्चाएं चलती रहती हैं, जबकि किसी ने दोबारा इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने की जहमत नहीं उठाई। जिसका रीजन शायद ये हो सकता है कि जो डेटा है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है कि कोई महंगा मिशन प्लान किया जाए। जाहिर सी बात है, इस तरह की एक्सप्लोरेशन में काफी सारा फंड लगता है, जिसे कोई यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों ये है सच्चाई इन सारे क्लेम्स की। रिलीजियस लोगों को एवोल्यूशन के आइडिया से शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, क्योंकि एक तो ये उनके रिलीजियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज के साथ फिट नहीं होता, और दूसरा ये क्रिएटर की जरूरत को ही खत्म कर देता है और हमें समझाता है कि किस तरह से नेचर में बिना किसी क्रिएटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स फीचर्स इमर्ज हो सकते हैं। साथ ही हमें यह भी समझाता है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में कोई खास अहमियत नहीं रखते। अर्थ की अरबों साल की हिस्ट्री में हम इंसान कुछ लाख साल पहले ही वजूद में आए, और भाषा, संस्कृति, रिलीजन तो बहुत बाद में जाकर डेवलप हुआ है। जिसका मतलब है कि दुनिया का हर धर्म, मजहब, रिलीजन महज कुछ हजार साल पुराना है, जिसका मतलब है कि इसे किसी ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने ही बनाया है। और जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि ये एक आइडिया किसी भी रिलीजन की जड़ों को उखाड़ने के लिए काफी है। एंड यस, इसीलिए हर धर्म, हर रिलीजन को इस आइडिया से दिक्कत है। पर अब समस्या यह है कि आज एवोल्यूशन के इस आइडिया के फेवर में हजारों स्टडीज, हजारों रिसर्च पेपर एंड रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद हैं, जबकि एवोल्यूशन डिनायर्स ना तो आज तक एवोल्यूशन के अगेंस्ट में एक भी ऑथेंटिक पेपर पब्लिश करा पाए हैं, और ना ही मौजूदा रिसर्च डेटा को ही किसी तरह से डिस्क्रेडिट या काउंटर कर पाए। वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि एवोल्यूशन के आइडिया को काउंटर करना अब नामुमकिन हो गया है, पर अभी भी अपने रिलीजन के फेथ में डूबे हुए लोग हार मानने को तैयार नहीं। हालांकि वो अच्छे से समझ चुके हैं कि एकेडमिक फील्ड में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं, वहां वो इस डिबेट को बहुत पहले ही हार चुके हैं। पर अब उनकी कोशिश पब्लिक ओपिनियन में जीतने की है, और इसीलिए वो अभी भी तरह तरह के हथकंडों से लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। जैसे इस वीडियो के लास्ट में ये भाई साहब कहते हैं कि 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन थ्योरी को लेकर असहमति जताई है। 2019 में 1000 से भी ज्यादा वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक तौर पर इवोल्यूशन थियरी को लेकर अपनी असहमति जताई थी। वैसे तो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, पर चलिए चलते चलते इसकी भी सच्चाई आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि वेस्ट में एंटी एवोल्यूशनिस्ट एंड क्रिएशनिस्ट का सबसे बड़ा थिंक टैंक है, जो कि लंबे समय से अमेरिकन स्कूल्स में इंटेलिजेंट डिजाइन जैसे सूडो साइंटिफिक बिलीफ को शामिल करने की वकालत कर रहा है। इस सिग्नेचर कैंपेन को इसी ने चलाया था, जिसे 2019 में पब्लिश किया गया था, और क्लेम किया गया था कि दुनिया के 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिविंग बीइंग की कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करती है, एंड सभी साइंटिफिक एविडेंस डार्विनियन एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही सिग्नेचर कैंपेन को पब्लिश किया गया, इसकी तमाम घपलेबाजी सामने आने लगी। सबसे पहली बात तो ये थी कि इस कैंपेन का जो स्टेटमेंट था वही मिसलीडिंग एंड एम्बिग्यूअस था, जो ये कहता था कि वी आर स्केप्टिकल दैट नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम म्यूटेशन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जिम्मेदार। असल में स्टेटमेंट केवल डार्विन के आइडिया को लेकर डाउट शो कर रहा है, जबकि आज बात डार्विन के आइडिया से कहीं आगे बढ़ चुकी है। आज एवोल्यूशन थ्योरी कई अदर फैक्टर्स को भी इंक्लूड करती है, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो वगैरह। और इसीलिए नेशनल सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की डायरेक्टर बारबरा फॉरेस्ट का कहना था कि इस स्टेटमेंट से ऐसे लोग आसानी से एग्री हो सकते हैं जिनको एवोल्यूशन पर डाउट ना हो, केवल डार्विनियन मैकेनिज्म पर डाउट। पर आम लोगों को तो यही लगेगा कि साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर डाउट कर रहे हैं। इसके साथ ही इस कैंपेन में साइन करने वालों में से बहुत सारे लोगों का असल में इस फील्ड से कुछ लेना देना ही नहीं था। यहाँ तक कि बहुत सारे तो लोग साइंटिस्ट भी नहीं थे, बल्कि हिस्टोरियन एंड फिलोसफर्स थे। यूएस की नेशनल साइंस फाउंडेशन का कहना
कहना था कि इसको साइन करने वालों में से केवल 0.01% लोग ही रेलेवेंट फील्ड से थे और कई तो ऐसे थे जो कि एक्टिव साइंटिस्ट भी नहीं थे या फिर उन्होंने एज अ साइंटिस्ट कभी वर्क ही नहीं किया था, जैसे कि जोनाथन वेल्स। कहने को तो वो एक बायोलॉजिस्ट हैं क्योंकि उन्होंने 1994 में मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी में पीएचडी की थी, बट वो इस फील्ड में एक्टिव ही नहीं है बल्कि काफी समय से इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इसमें एक चीज और नोटिस की गई कि इस कैंपेन में साइन करने वालों की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्हें उनके प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से एसोसिएट करने के बजाय उन्हें उस ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से एसोसिएट बताया गया जिससे वो पहले किसी तरह से एसोसिएट रह चुके थे, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि देखो कितने क्रेडिबल लोग एवोल्यूशन पर डाउट करते हैं। और सच्चाई यही है कि ये पूरा कैंपेन सिर्फ रिलीजियस लोगों को इमोशनल सेटिस्फेक्शन देने का है और जो लोग रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट के फेवर में उन्हें काउंटर करने का कि देखो साइंटिस्ट भी एवोल्यूशन पर डाउट करते हैं तो तुम क्या चीज हो। जबकि रैशनली अगर आप सोचो तो नंबर्स से कुछ भी नहीं होता है। अगर बात सिर्फ नंबर्स की है तो फिर दुनिया के मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से एग्री करते हैं। 2019 में प्यू रिसर्च के सर्वे के अकॉर्डिंग अमेरिका के 98% साइंटिस्ट ह्यूमन एवोल्यूशन को सही मानते हैं। असल में कोई बात सच है या झूठ ये इस बात से तय होता है कि उसके फेवर में हमारे पास क्या एविडेंस है। कोई साइंटिस्ट अगर किसी साइंटिफिक थ्योरी को लेकर स्केप्टिक है या एग्री नहीं है तो केवल इससे कोई साइंटिफिक थ्योरी गलत प्रूव नहीं हो जाती। किसी साइंटिफिक थ्योरी को गलत सिद्ध करने के लिए या तो आपको जो मौजूदा ऑब्जर्वेशनल डेटा है उसे गलत प्रूव करना पड़ेगा या फिर मौजूदा डेटा के साथ उसका कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा कर पाता है तो जरूर उसकी बात को सीरियसली लिया जा सकता है। बाकी आप चाहें एवोल्यूशन के डिबंक में जितने मर्जी वीडियो बना लो, किताबें लिख लो, उससे कुछ नहीं होना है। उम्मीद करता हूं एवोल्यूशन का विरोध करने वाले लोग मेरी बात को समझ पाए। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो गई है तो चलिए अब इसको एंड करते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल मेंबर्स एंड उन सपोर्टर्स का भी शुक्रिया जो यूपीआई एंड बाय मी कॉफी एंड पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।